please come to you. Thank you, sir. Over to you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत मैं आपका बंदन अभिनंदन और कोट कोट प्रणाम करता हूँ सर। बाकी मैं आज मैं जो कुछ भी हूँ ये इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है सर, क्योंकि वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता सर जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। तो सर मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि सर इस बिजनेस के पहले मैं क्या था और आज ये बिजनेस मुझे मिलने के बाद आज मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ सर मैं अपने बारे में आपको मिरेकल मॉर्निंग में कोर टीम के साथी खाली उपस्थिति भी दे देते हैं तो हम सबको प्रेरणा मिल जाती है कि हमें भी कोर टीम में जाना है। इसलिए अभी मैंने कोर टीम के साथियों को बुलाना स्टार्ट किया। विजय जी तो चूंकि हमारे परिवार के अभिन्न अंग है, वो तो इस आर्मी के सेनापति हैं। जी सर, जी सर। लेकिन आपकी आज एज ए गेस्ट उपस्थिति थी, पूरी टीम को एक नया ओरा देती है। सर विजय जी के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं सर। वाकई में उनका जो संघर्ष है, क्योंकि भले ही हमारी बात नहीं होती लेकिन उनके सुदूर जो हमारी नजरों में आते हैं, आज हम देखते हैं कि वाकई में बहुत महान सक्सेस है सर वो भी। मतलब ये आम आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि आज इस दौर में उनका जो वर्क करने का जो तरीका है, हम तो चाहते हुए भी सर उस चीज को मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सर। तो मैं आज आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है, मैं धन्यवाद जी, भाग आपका स्वागत है सर। थैंक यू, थैंक यू सर विजय, बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर। सर। आप लोगों के दर्शन सुनने से ही मात हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि सर आपके माध्यम से कुछ सीखें और हम अपने लिए और लोगों के लिए कुछ कर सकें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। तो सर मैं वेलकम। जी जी थैंक यू सर। मैं कोशिश करूंगा सर अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा इस बिजनेस के पहले क्या था सर और ये कैसे मुझे मिला और आज इस बिजनेस की वजह से मैं कहाँ पहुंचा हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्य और सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ सर। मैंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस दौर में जब मुझे मिला था, तो मैं वाकई में ऊपर वाले को लाख लाख शुक्र करता हूँ कि सर उसने मुझे इतनी ताकत दी, इतनी हिम्मत दी कि मैं इस बिजनेस को कर पाया। सर मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे जिस व्यक्ति ने भी ये बिजनेस दिया था, उनकी दो तीन चीजें मैंने इस बिजनेस को पहली बार में तो समझा नहीं है, लेकिन दोबारा जब वो व्यक्ति मिला और उसने जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया तो उन्होंने रॉयल्टी शब्द के बारे में बताया था। और रॉयल्टी मैंने इसके पहले कभी सुना भी नहीं था कि रॉयल्टी क्या बला है, ये कैसे मिलती है, किसको मिलती है, कब तक मिलती है। तो मुझे जब रॉयल्टी के बारे में मैंने उससे जानना चाहा तो मैंने कहा आप बताओ यार प्रमोद भाई, ये क्या सिस्टम क्या है। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि सर ये एक ऐसा बिजनेस है, क्योंकि उनने मुझे पहले से मेरे से परिचित थे और वो ये देखते थे कि आप बहुत मेहनत करते हो यार, और अगर इतनी मेहनत अगर आपने इस बिजनेस में कर लिया तो वाकई में आपको बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने उनको बताया प्रमोद जी कि मैं मेहनत की चिंता मत करो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते ये बताओ कि मुझे ये रॉयल्टी का सिस्टम क्या है और कैसे मुझे मिल सकती है। उन्होंने जब मुझे बताया कि ये भीलवाड़ा की ये कंपनी है और पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे ढंग से वर्क कर रही है। अब एमपी एक ऐसी है कि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो एमपी की शुरुआत आपसे होगी। तो ये चीज मेरे दिमाग पे बहुत बैंक के क्लिक किया और मुझे पहली बात तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कपड़े पहनने से और कुछ सामान लेने से ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने एक सीडी के माध्यम से मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया और वो सीडी थी कंपनी की सेकंड एनिवर्सरी की। सेकंड एनिवर्सरी की सीडी देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वाकई में यार ये जो कुछ भी बता रहे हैं ना, पहली बात तो विश्वास नहीं होता कि जो बाहर से अगर किसी अलग स्टेट से कोई व्यक्ति आके आपसे अगर लाखों करोड़ों की बात कर रहा है और आज उस दौर में हम 10-20 हज़ार महीने के लिए पूरी साल मतलब जबरदस्त मेहनत करते थे, इसके बाद भी हमको अचीव नहीं होता था। और ये कैसा हो सकता है कि एक एक दो दो साल के अंदर लोग जो है ना 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम ले रहा है, रॉयल्टी की इनकम ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ स्टेटमेंट बताए, तो स्टेटमेंट देखने के बाद मुझे लगा कि, और उन्होंने बताया कि ये जो चौहान साहब हैं ये रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं और साइड में ये बिजनेस करते हैं। तो मैं पहले कुछ इस टाइप के वर्क किए थे, तो मैंने उनसे खुद देर के और पूछा कि यार इनके सीनियर कौन हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कोई डेटे सर करके हैं, वो टेक्निकल पे हैं। तो ये सब चीजें मुझे सामने आ गई, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं इस बिजनेस को शुरू करता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट विदिशा के अंदर एक गांव है हमारा, विदिशा से कम नहीं तो 70-80 किलोमीटर दूर है। वहां पर रोड भी नहीं था उस दौर में, लाइट भी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा ऊपर वाले ने कुछ ये शक्तियां दी कि मुझे ये अपने आप में ये लगने लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। हमारे घर पे खेती होती थी और खेती भी बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि लोअर क्लास की खेती थी, मुश्किल से ही हम अपनी गुजारा करते थे।
लेकिन एजुकेशन भी मुझे सही ढंग से घर वालों ने नहीं करने दिया। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ खेती करना है, हमें पढ़ लिख के भी क्या करेंगे। लेकिन उसी दौर में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मुझे एहसास हो गया अगर मैंने अलग से कुछ नहीं किया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, और मेरी तो ठीक ही ठाक है लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये सोच के मेरे अंदर से मैंने कैसे भी करके बहुत विरोध करके मैंने घर से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद एक कस्बा है गुलाबगंज, वहां आके मैंने कुछ काम धाम किए, और उसके बाद जो है ना कुछ फिर ऐसी स्थिति बनती रही कि घर वालों का विरोध करने के बाद भी मैं वहां पर जाकर शिफ्ट हुआ और एक छोटा सा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। उस बिजनेस के दौर में भी कुछ लोगों की ऐसी संगत बनी कि यार ऐसा लगा कि ये छोटी जगह में रह के भी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो गुलाबगंज के पास में डिस्ट्रिक्ट विदिशा है हमारा, 30-40 किलोमीटर दूर। मैं विदिशा में आके शिफ्ट हुआ, और विदिशा से आके मैंने फिर कुछ और इसी टाइप के छोटे मोटे काम किए। 4-6 साल काम करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि यार शायद जो कुछ भी हम कर रहे हैं शायद जैसे हमारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। उसी दौर में प्रमोद गोडबल अमरावती महाराष्ट्र से विदिशा आए हुए थे, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ। वो उस टाइम पे आरसीएम कर रहे थे। ये 2003 की बात है सर। 2003 में मतलब 10-15 साल संघर्ष करने के बाद भी कभी हम 10,000 रुपये पर मंथ की इनकम भी नहीं ले पा रहे थे, और घर की स्थिति ये है, 2-2 3-3 बच्चे थे मेरे पास, ना घर का मकान, ना कोई दुकान, ना कोई जॉब। तो ये लगता था कि यार ऐसा कोई काम हमें मिले जैसे हमारी जिंदगी की शुरुआत अच्छे ढंग से हो। उसी बीच में जब प्रमोद जी ने मुझे आरसी बिजनेस के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि अगर जितनी मेहनत आप करते हो उतनी मेहनत अगर आप आरसी बिजनेस में कर लेते हो तो वाकई बहुत अच्छी सक्सेस भी ले सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम भी आप ले सकते हैं। तो उस दौर में मुझे रॉयल्टी बिजनेस के बारे में, आरसी बिजनेस के बारे में जब बताया और रॉयल्टी जैसी इनकम के बारे में बताया, तो मैंने उनसे बस यही बताया कि आप प्रमोद जी आप तो ये बताओ कि मुझे करना क्या पड़ेगा। उन्होंने जब सारा सिस्टम मुझे समझाया, और जब ये कंपनी की सेकेंड एनिवर्सरी की जब सीडी मुझे दिखाई, तो मुझे पूरा विश्वास विश्वास हो गया कि वाकई में यही एक ऐसा बिजनेस है जो मेरी जिंदगी को बदल के रख सकता था। बस शर्त ये कि मुझे मेहनत करना हो। मेहनत के बारे से इसलिए भी डरता था क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत मेहनत की थी और बहुत सारे काम किए थे। तो और उन्होंने जब बार बार मुझे ये बताया कि सर अगर आप इसमें शुरुआत करेंगे तो वाकई में एमपी की शुरुआत आपसे होगी। तो मैंने ऊपर वाले का नाम लेके इस बिजनेस की शुरुआत की, और ये सोच के शुरू किया था कि यार पहली बात तो 99% हम सक्सेस नहीं होंगे। हमने इतने सारे काम किए हैं, एक और सही, लेकिन 1% अगर हम सक्सेस हो गए तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और ये सोच के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। और लेकिन जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो साथियों सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ ये था कि एमपी में इसको कोई नाम भी नहीं जानता था कि आरसीएम किस वाला का नाम है। लेकिन मैंने सीडी के माध्यम से भी देखा कि गुजरात में बहुत अच्छा काम हो रहा है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम है, राजस्थान में बहुत अच्छा काम है, और एक चीज और मेरे दिमाग में आई और कि बिहार में बहुत अच्छा काम है। जब इन सारी स्टेटों में ये बिजनेस हो रहा है तो 100% ये एमपी में भी होगा। अब शर्त ये है इसे या तो मैं करूंगा नहीं तो कोई और करेगा। जब ये लाखों करोड़ों का मैटर है तो अब कोई और नहीं करेगा, अब इसे मैं ही करूंगा। और ये सोच के शुरू किया कि 99% सक्सेस नहीं होगा, लेकिन अगर सक्सेस हो गया तो मैं इस बिजनेस में मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और साथ ही जुनून के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था कि मैं लोगों को समझाऊं, तो मैंने वो सीडी की कॉपी लेके रखी थी। मैं लोगों को सीडी दिखाता, उस टाइम पे लिटरेचर के नाम पे कुछ भी नहीं था। कुछ जो फोटो कॉपीज वगैरह लेके आए थे वो फोटो कॉपी मैंने उनसे ले ली, और मैंने उस सीडी के माध्यम से इस बिजनेस को शुरू किया। लोगों को तैयार करें, सीडी के माध्यम से लोग तैयार हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ा ये चैलेंज कि अब हम उनको सामान कहाँ से दें। फिर मैंने हमारे जो सीनियर अपलाइन थे प्रमोद गोडवेल अमरावती से, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा यार लोग तो तैयार हो रहे हैं लेकिन हम उनको सामान कहाँ से देंगे। तो बोले सर आपको आप अमरावती आए, अमरावती से जाकर उनको व्यवस्था करके दें। तो 1-2 बार तो हम अमरावती गए, लेकिन 2 बार हर बार जाने के बाद विदिशा से अमरावती कम से कम 700-800 किलोमीटर दूर है, और ट्रेन का रास्ता है, बस का रास्ता है। जो भी एक बार जाए वो दोबारा हिम्मत ना करे, वो ये कहे कि यार ऐसा काम हम नहीं कर सकते कि यार इस काम के लिए हमें अमरावती जाना पड़े। 4-6 महीने के बाद हमने कम से कम 25-50 लोगों को भी जोड़ लिया। 60-70 हजार का 1 लाख के आसपास बिजनेस भी आने लगा। लेकिन स्थिति ये बने कि जो भी एक बार अमरावती जाए वो दोबारा हिम्मत ना करे। फिर मैं टूटने लगा, मुझे लगा कि शायद अब मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर बार अमरावती से सामान लाना। एमपी में कोई पिकअप सेंटर्स नहीं था, एमपी में कोई इसको जानता नहीं था, मेरी कोई अप्लाई नहीं थी। मैं जिसको भी लोगों से बातचीत करूं तो लोग तैयार तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम सामान कहाँ से देंगे। फिर जो है ना प्रमोद जी ने वो भी अपने तरीके से, मतलब ऐसा लगता था कि शायद वो नहीं करेंगे, तो उनकी एक अपलाइन थी, उन्होंने उनसे बातचीत की कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, मैंने एमपी में बिजनेस शुरू किया है और वहां पे कुछ लोग भी मुझे बहुत अच्छे मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं शायद इसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। फिर उनके जो सीनियर थे उन्होंने मेरे से बात की, और वो दौर था साथियों 2003 में
ना तो लोगों के पास फोन थे, ना मोबाइल थे। हम किराए के मकान में रहते थे, हमारे पास भी कुछ भी नहीं था। तो हमने उस दौर में हमारे किराए के जो मकान मालिक थे उनका हमने फोन नंबर था उनको दे रखा था। तो कभी जब उनका फोन आया तो वो हमें बुलाया कि सर वो तुम्हारा फोन आया, आप उनसे बात करो। तो एक बार उनकी अपलाइन जो थी उनसे, उनने हमसे फोन किया, बोले यार आपको क्या दिक्कत है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको करिए। तो मैंने उनको बताया, उनका सर ऐसा ऐसा मैटर है। पहली बात तो हम यहाँ लोगों को तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन हम सामान नहीं दे पा रहे, सामान कहाँ से लेंगे जी। और 2 4 8 दिन तो लोग हमसे वेट कर सकते हैं, लेकिन हम 15 15 20 20 दिन तक सामान नहीं देते तो उनका हमें बहुत दिक्कत होती है। तो उन्हें ऐसा लगा कि यार अगर इनको सपोर्ट नहीं किया तो ये बिजनेस खत्म हो जाएगा। उन्होंने हमसे वादा किया कि आप चिंता मत करिए, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे और आपको अमरावती भी नहीं जाना पड़ेगा, हम आपको विदिशा में सर्विस देंगे। मैंने कहा सर इतना अगर आपने कर दिया तो फिर हम आपको बहुत बड़ा काम करके दे सकते हैं। तो उन्होंने हमसे ये बोला, बोले आप एक काम करिए, आप 50,000 की व्यवस्था करिए, हम आपको पीयूसी की व्यवस्था करवाते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर 50,000 ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा सर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुश्किल से हम 1500 के आसपास, 1250 के आसपास की जो किट चलती थी, हम सिर्फ मुश्किल से ये पेमेंट तो निकाल सकते हैं, लेकिन 50,000 की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा सर रहने दो। हमें भी ऐसा लगा कि शायद अब हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस दौर में 50,000 का पेमेंट बहुत बड़े अमाउंट था और हम किसी भी कीमत पे वो अमाउंट की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो ऊपर वाले ने शायद कुछ हमारे नसीब में या कुछ ऐसा लिखा था कि उन्होंने उनको कुछ एक ऐसा सलाह दी हमारे अपलाइन के माध्यम से। मुझे ये बताया गया कि अच्छा एक काम करिए, हम आपकी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर सकते हैं। तो आप एक काम करो कि आप 1 महीने का अगर आपको टाइम दे दिया जाए कि 1 महीने में आप कितने लोगों की ज्वाइनिंग करा सकते हैं, हम आपको पीयूसी की व्यवस्था विदिशा के लिए करते हैं। आपको ना अमरावती जाना पड़ेगा, ना कहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ हम विदिशा में ला के देंगे। तो मैंने उनको बताया, उनका सर अगर विदिशा में आप सारी व्यवस्था हमें करके देते हैं तो 1 महीने में हम कम से कम 30 से 40 ज्वाइनिंग आपको करके दे सकते हैं। तो बोले आप एक काम करिए, आप विश्वास करिए, क्योंकि उस दौर में जो हम लोगों की ज्वाइनिंग कराते थे फोटो कॉपी के माध्यम से होती थी। उस टाइम पे फार्म वगैरह भी नहीं दिए थे, हमें कुछ फोटो कॉपी उन्होंने दे दी थी कि फोटो कॉपी आप कराते जाइए और कॉपी के माध्यम से आप लोगों को ज्वाइन कराइए। और उन्होंने हमें टारगेट दिया कि आप ये पूरा महीना आपके पास है, ये अप्रैल 2003 की बात है, कि अप्रैल का महीना पूरा है आपके पास में, आप इस महीने में ज्वाइनिंग करिए और पेमेंट अपने पास संभाल कर रखिए, हम आपको विदिशा में लाकर सारा सामान देंगे। तो मैंने कहा अगर ये शर्त आपकी है, अगर कमिटेड हैं आप, तो हम पूरे महीने काम करेंगे, आपसे किट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ज्वाइनिंग कराते हैं। और साथियों 3 4 लोगों को लेकर जब मैंने इस बिजनेस को प्लानिंग करके जब पूरे तरीके से हमने वर्क करना शुरू किया, 1 महीने में 30 से 35 ज्वाइनिंग हमने कंप्लीट कर दी। फिर 25 26 तारीख को फिर उनका फोन आता है कि यार क्या हुआ आपके उसके मैटर का। तो उनका सर हम काम कर रहे हैं, आपने जो कहा था वही हम तैयारी कर रहे हैं। तो बोले अभी तक आपके पास कितनी ज्वाइनिंग है। तो मैंने उनको बताया, उनका सर 30 35 ज्वाइनिंग तो हो चुकी है हमारे पास। तो बोले अभी तो 2 4 दिन और बचे हैं, और करिए आप। तो हमने 5 10 और ज्वाइनिंग करके ऐसे कंप्लीट करके 40 ज्वाइनिंग के करीब हमने कंप्लीट कर ली। और उसमें जो अमाउंट आया हमारे पास 55 60 हजार रुपये कैश आ गया। और वो सब फार्म कंप्लीट करके फिर उनका फोन आया कि क्या हुआ तुम्हारा। मैंने कहा सर हो गया कंप्लीट, आपने जो कहा था उनसे हमने 8 10 ज्वाइनिंग और ज्यादा कर ली। तो बोले कितना पेमेंट है तो आपके पास। तो मैंने कहा उनसे कि सर 55 60 हजार के करीब हमारे पास पेमेंट है और वो सब फार्म है। तो एक काम करो, आप ये सारा फार्म और पेमेंट लेके भीलवाड़ा आ जाओ। मैंने कहा सर ये भीलवाड़ा कहाँ है, हमने तो देखे नहीं है। तो वो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, वो गणेश व्यास जी थे, हमारे बहुत बड़े सीनियर थे और उनका भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। बीसीजी के बाद अगर मुझे किसी का सपोर्ट मिला था तो वो व्यास जी का सपोर्ट था। तो व्यास जी ने मेरे से कहा, बोले आप एक काम करो नरबड़े जी, आप भीलवाड़ा आ जाओ। तो मैंने कहा सर ये है क्या, हमने तो देखा नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ है भीलवाड़ा। तो बोले मैं आपको बताता हूँ, आप विदिशा से ट्रेन पकड़ेंगे तो सीधे कोटा आएंगे, कोटा से ट्रेन छोड़ के वहां से आपको बाई बस भीलवाड़ा के लिए 200 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है, 4 5 घंटे लगेंगे और 4 5 घंटे में आप भीलवाड़ा पहुंच जाएंगे। तो हम एक व्यक्ति को साथ में लेके और सारा पेमेंट और फॉर्म लेके हम ट्रेन में बैठ के हम कोटा पहुंचे। सुबह 6 बजे के आसपास हमें कोटा पहुंचाया। तो कोटा से सीधे हम बस स्टैंड पहुंचे, बस स्टैंड से बस पकड़ के हम सीधे भीलवाड़ा पहुंचे। जिंदगी में पहली बार हम भीलवाड़ा गए। तो उन्होंने बताया था कि आप जैसे ही बस स्टैंड पहुंचो तो हमें फोन कर देना। तो उन्होंने फोन करके हमने व्यास जी को बुलाया, तो उन्होंने बढ़िया हमें खाना वाना खिलाया, होटल में रखा और सारा पेमेंट और फॉर्म लेके हमसे बोले कि चलो अपन आरसीएम वापस चलते हैं। तो आप ऑफिस में जब वो हमें लेके आए, कार लेके आए थे स्टेशन 800 मारुति, मुझे आज भी ध्यान है। और कार उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, हमने कभी देखी तो थी लेकिन बैठे कभी नहीं थे। वो हमें कार से लेके ऑफिस गए और वहां जाके उन्होंने हमें टीसीजी से मिलवाया, टीसीजी के दर्शन किए। वाकई में टीसीजी से मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम कंपनी के मालिक से मिल रहे हैं। और उन्होंने जो कुछ हमें बता हमारा परिचय कराया, व्यासी ने उन्हें बताया कि सर ये मध्य प्रदेश से आए हैं, विदिशा से, और अभी 3 4 महीने पहले इन्हें काम स्टार्ट किया और आज की डेट में
35-40 ज्वाइनिंग लेके आए हैं और इनको पिकअप सेंटर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप काम करिए। टीसीजी ने हमें बहुत अच्छे से डील भी किया और उन्होंने बताया कंपनी आगे चल के बहुत बड़ा काम करने वाली है। टीसीजी से मिलने के बाद वाकई में हमें ऐसा लगा कि अब हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। पूरी कंपनी का विजिट करा है, सब कुछ मिलने के बाद उनने सारे फार्म और पेमेंट लेके वहां पे जमा कर दिए और हमसे बोले कि अब आप निकल जाइए। तो मैंने कहा सर जो सामान पेमेंट आपने लिया उसका सामान तो दो आप हमें, हम ऐसे कैसे क्या लोगों को बताएंगे। बोले आप चिंता मत करो, आप घर निकल जाओ। उन्होंने हमारे एड्रेस वगैरह सब कुछ ले लिया और पूरा कंप्लीट करके वहां से पीयूसी कंप्लीट कराया और विदिशा के लिए उन्होंने कुरियर उस पर ट्रांसपोर्टर प्रोडक्ट दिया और हमसे बोला कि आप पहुंचिए, एक आध हफ्ते के अंदर आपके पास सामान पहुंच जाएगा। साथियों, वो हमारे एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा और हम पीयूसी लेके विदिशा आए और तो ट्रांसपोर्ट से सारा सामान अगर हम लोगों को देना शुरू किया फिर तो वो हमारा एक रूटीन बन गया। वो पीयूसी हमारे जिंदगी के लिए एक कितना बड़ा अचीवमेंट हुआ। फिर हम लोगों ने जब ये सब कुछ हुआ तो फिर जोश जुनून के साथ वर्क किया। उसी बीच में हमें बीसीजी के माध्यम से एक डेट मिली भोपाल के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने भोपाल में भी स्टार्ट करवा दिया था। बीसीजी जब आए तो उस टाइम पे मेरे साथ 1-8 लाख के आसपास का ही बिजनेस था। बीसीजी को मैंने बताया तो बीसीजी ने कहा आप करते रहिए, आप करते रहिए, आप चिंता मत करिए, आपका बहुत कुछ होगा। और उस दौर में बीसीजी के माध्यम से जब 10-20 लोगों को मैंने उस होटल प्लास में मीटिंग कराई तो सर उसके बाद जब पहली मीटिंग मेरी थी और उस मीटिंग के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मालिक ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं जो कुछ भी उन्होंने बताया था। साथियों, बहुत जिद और जुनून के साथ इस बिजनेस को किया और आज की डेट में किराए के मकान में था, उस बीच में मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। आज मुझे 19 साल अप्रैल 2003 में इस बिजनेस को शुरू किया था। मैं जनवरी 2023 में आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, वाकई में एक ऐसी लाइफ इस बिजनेस से मिली है, जब मैं कभी अकेला होता हूँ मुझे खुद को विश्वास नहीं होता कि इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे लिया है। आरसी बिजनेस को जब मैंने शुरू किया था तब मैं किराए के मकान में थे। आज मेरे पास विदिशा में भी एक बहुत बेहतरीन कोठी है, 1-8 करोड़ के आसपास की कीमत रखती है। आज मैं भोपाल में बैठ के आपके सामने ये जो समय दे रहा हूँ आपको, आज भोपाल में अभी अच्छी खासी कॉलोनी में एक मेरा मकान है। आज भोपाल के अंदर वंडर वर्ल्ड लेके मैं बैठा हूँ, पूरे एमपी के अंदर वहां से एक बहुत अच्छा मैसेज देता हूँ और आज मैं बिल्कुल सारी सेवाएं मैं आरसीएम बिजनेस के लिए देता हूँ, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आरसीएम बिजनेस से मुझे वो सब कुछ मिला है जिसकी मैंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। साथियों, मैं लोगों को बस एक ही बात बताता हूँ कि बाकी में किसी भी व्यक्ति को अगर आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, आप सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना करें तो वो हमें ये सद्बुद्धि दे और ये सिस्टम हमें समझ में आए। साथ ही ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा बिजनेस है जिसने देश के लिए, लोगों के लिए जो कुछ किया ना, वाकई में कोई ये चीज नहीं कर सकता। मैं टीसीजी को और बीसीजी को बिल्कुल कोट कोट नमन करता हूँ। ये ऐसी आत्माएं हैं, ये सर बाकी में मुझे इंसान नजर नहीं आते, ये किसी भगवान से कम नहीं है। लोग हमारे लिए, अपने लिए पूरी जीवन लगाते हैं, लेकिन ये देश के लिए, लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है। आज इस चीज में भी जैसे अभी विजय सर बता रहे थे, बाकी में इनके सिर्फ दर्शन मात्र से हमारे उनको सारे पुण्य अदा अदा होते हैं सर। और एक ऐसा डायरेक्शन वो लोग देते हैं कि विश्वास नहीं होता कि ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज भी इनके मैं देखता हूँ कि सर सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, रात के 9-10 बजे। डेली का रूटीन लोग 1-2 दिन कर सकते हैं, लेकिन इनका तो सालों का रूटीन है और मुझे नहीं लगता कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा काम है। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आरसी बिजनेस वाकई में सिर्फ उनको ही ये समझ में आता है जिसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हुए। नहीं, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी, इतना सहज सिस्टम कैसे ये हो सकता है। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति करता है, किसके घर में सामान नहीं लगता। आज हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, इतनी बड़ी रेंज हमारे सामने जो रखी है, वाकई में ये हम किसी भी कीमत में इसको कभी नहीं कर सकते। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है और सौभाग्य है कि ये सिस्टम हमारे लिए मिला है और हम लोगों के लिए और देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। साथ ही इस सिस्टम के बारे में लोगों से बस ये कह सकता हूँ कि इसमें इतनी सारी विशेषताएं कि अगर हम सुबह से शुरू हो जाए शाम तक भी हम इसके बारे में नहीं बता सकते। बस हम यही कह सकते हैं कि अगर आप अपने लिए और अपने देश के लिए और लोगों के लिए कुछ अगर करना चाहते हो, इससे बेटर सिस्टम और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा इस बिजनेस के बारे में, वैसे तो महागुरु बैठे हैं, हम बिजनेस के बारे में सर के सामने हम ना तो कुछ बोल सकते ना हम कुछ बता सकते, क्योंकि इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया का एक इकलौता एक ऐसा बिजनेस है जो 100% लोगों के लिए डिजाइन किया है। बस बात ये है कि उसको समझ में नहीं आता। साथियों, जिसको भी ये बिजनेस समझ में आ जाता है, मैं ये कह सकता हूँ कि उसको ये महसूस होता है कि वाकई में आपको ही काम ऐसा मिला है जो हमारे लिए करने लायक है। अभी तक तो ये जिंदगी हमारी ऐसी ही निकल रही थी। तो हम बहुत लकी हैं कि आरसीएम बिजनेस हमें ये सब मिला है और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के लिए और अपने लिए कुछ कर रहे हैं। अगर हम लोगों के लिए करते हैं, हमारे पास तो अपने आप ही सब कुछ आता है। साथ ही ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा सिस्टम है, अगर इसको दिल से किया जाए सब कुछ अनलिमिटेड देता है। आज मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था मैं जीरो था, आज मेरे पास 2-2 मकान है
5-5 गाड़ियां हो गई हैं, सब कुछ पैसा अनलिमिटेड आता है। साथियों, अब तो ऐसा लगता है कि हम अपने लिए नहीं, हमारे सामने जो भी व्यक्ति बैठा है, भगवान का ये सब कुछ उसके लिए ट्रांसफर कर रहा है, और यही सब कुछ हम कर रहे हैं। लोगों को बस एक ही बात बताते हैं कि अपने आप को सरेंडर करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता। अगर हमारे पास दिमाग होता तो हम सब कुछ कर रहे होते। आरसी में आने के बाद ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सिस्टम है, एक पावर है, हमें यहाँ सरेंडर करना पड़ेगा। आज साथियों, जितने भी सीनियर्स हैं, मैं समझता हूँ कि सबके साथ यही है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र के हम लोगों को आरसी बिजनेस मिला है। साथियों, 100% लोगों के लिए डिजाइन किया है, अभी 1% लोगों को भी ये बिजनेस समझ नहीं आया। अब आने वाले समय में कंपनी के माध्यम से और सरकार के माध्यम से कुछ ऐसी तैयारियां की हैं कि 2-4-5 साल बाद आज हिंदुस्तान के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, लोग मजबूरी में आरसीएम करेंगे। आप कोशिश करें, सोच के देखें कि सर 1% में जब इतने बड़े अचीवमेंट आते हैं, जब 10-15% लोग इस बिजनेस के लिए मजबूर होंगे, तब हम लोगों का क्या होगा? तो साथियों, हम बहुत लकी हैं अपने आप को, हमें एक ऐसी संगत, एक ये ऐसे महागुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। बस हमें अपने आप को यहाँ सरेंडर करना है, और सिस्टम के माध्यम से हम लोगों के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ा काम कर